वेलकम बैक टू एके एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए बगैर समय को बर्बाद किए हुए, फालतू की बात किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये सारी बातें तो आप पहले से जानते ही हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। और पहला सवाल आपसे पूछा गया है, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट कर दिया था। उसका नाम आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 12वीं शताब्दी में जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उसे नष्ट कर दिया था। 12वीं शताब्दी में ये गठित नहीं किया गया था, मतलब बनाया नहीं गया था, 12वीं शताब्दी में नष्ट किया गया था। उस शासक का नाम बताना है आपको, जल्द से बताइए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ऐसे शासक थे जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की यदि बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि गुप्त काल में की गई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई थी, तो गुप्त काल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल था 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित मतलब क्या, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो गुप्त काल में की गई थी। ठीक है, और इसे नष्ट भ्रष्ट किसने कर दिया था, तो 12वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। चलिए थोड़ा सा और जाने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। यह भी जानेंगे आप कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ने आया था, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में ये चीनी यात्री जो वेन सांग था वह नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़ने आया था, साथ में ध्यान में रखेंगे। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि हम कहें तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरशस्प था। ये बातें भी ध्यान में रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, 1296 ईस्वी में, और इसके बचपन का नाम गुरशस्प था। अब गयासुद्दीन तुगलक जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, गयासुद्दीन तुगलक की यदि बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो आपसे मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सुल्तान बन के। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरशस्प। और गयासुद्दीन तुगलक भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा जो कि 1320 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और शेर शाह यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन डी जो दिया गया है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के दौरान हुई थी। मृत्यु के समय 22 मई 1545 ईस्वी को उसका नाम अग्नेय शास्त्र ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ से बस एक ही बात शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान में रखना है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को जाना जाता है। शेरशाह सूरी को सूर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है कब का, यहाँ पे जो पूछा गया था कि विश्वविद्यालय को, जो नालंदा विश्वविद्यालय उसे किसने तोड़वा दिया था, तो 12वीं शताब्दी में तो बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी, तो गुप्त काल में स्थापित की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कहा गया है राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। रणथंभौर के मैदान, चित्तौड़ के मैदान, हल्दी घाटी या फिर कोटा के मैदान में, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हल्दी घाटी के मैदान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। 18 जून
1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, पूछा गया था मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप को के साथ युद्ध किया था, तो हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? यानी कि आपसे पूछा गया है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। जल्द से बताएंगे, मंगोलिया, फारस, अफगानिस्तान या फिर तुर्की का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयनगर का शासक था। सॉरी ये फारस का शासक था। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फारस का शासक था नादिर शाह। और उसने यानी कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह फारस का शासक था। उस समय मोहम्मद शाह का शासन था, यानी कि नादिर शाह ने जब शासन किया था, ध्यान में रखेंगे, उस समय नादिर शाह ने जब शासन किया था उस समय मोहम्मद शाह का शासन था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन आदि लूट कर ले गया था, ठीक है। यहाँ से ये बातें भी ध्यान में रखें कि नादिर शाह ने ही कोहिनूर हीरा, जिसे कि नूर सिंहासन कहा जाता है, और उसे लूट करके नादिर शाह ले गया था। तो चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे सवाल संख्या 4 में पूछा गया है, गुलबर्ग एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की या फिर काकतीय की? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। गुलबर्ग किसकी राजधानी थी? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, गुलबर्ग बहमनी की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गुलबर्ग बहमनी की राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, ठीक है। यहाँ से ध्यान में रखेंगे, पल्लव वंश का संस्थापक, ये जो पल्लव है, पल्लव वंश था, पल्लव एक वंश था, और इस वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, ठीक है। सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लव वंश का संस्थापक, ध्यान में रखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। और गुलबर्ग एक ज़माने में किसकी राजधानी हुआ करती थी, पूछा गया है, तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे। और काकतीय वंश, यहाँ से एक वंश और ध्यान में रखेंगे, पल्लव, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि गुलबर्ग किसकी राजधानी थी? बहमनी की, ठीक है। और पल्लव की, यहाँ पे पल्लव वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो सिंह विष्णु, ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। और अगर काकतीय वंश की बात करें, तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम माना जाता है। कौन? बीटा प्रथम। काकतीय वंश, यानी कि इस वंश की बात चल रही है, तो बीटा प्रथम था काकतीय वंश का संस्थापक के रूप में, बीटा प्रथम को माना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, पल्लव वंश का संस्थापक, और फिर यहाँ पे काकतीय वंश का संस्थापक। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम माना जाता है, और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। और अली को ये गुलबर्ग किसकी राजधानी थी? तो बहमनी की, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी ने पृथ्वीराज चौहान, मालवा के राजा भोज, या फिर महमूद गजनवी, या गुजरात के राजा कुमारपाल का? जल्दी से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह महमूद गजनवी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है, ध्यान में रखेंगे। और ये तराइन का प्रथम युद्ध, महमूद गजनवी की जब बात हुई है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि महमूद गजनवी एक ऐसा शासन था जिसने अपने शासनकाल में तराइन का युद्ध किया है। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 ईस्वी में हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में।
किसके किसके, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया, महमूद गजनबी हार गया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जो भी फिर से हुआ इसके बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था क्योंकि इसने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वही मोहम्मद गौरी फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो मोहम्मद गौरी की जो हार हुई, इसी से दिल्ली सल्तनत पे इसी हार ने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया, नहीं तीसरा, हाँ ठीक है, ये तराइन का द्वितीय युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत पे किसका, मुस्लिमों का शासन स्थापित एक तरह से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, अलबरू ने किसके राजकाल का वर्णन किया है, यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महमूद गजनबी का, यानी ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे, महमूद गजनबी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान। महमूद गजनबी के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे है 6 नंबर, टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा ब्रिटिश सैमूर युद्ध। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान ने की 1799 में चतुर्थ ब्रिटिश सैमूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। मई 1799 में अर्थर वेलेजली और टीपू के बीच युद्ध हुआ। टीपू युद्ध करते हुए मारा गया, ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, मौर्य काल में भारत का किन देशों में व्यापारिक संबंध था। जल्दी से बताइए, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ अन्य पश्चिमी देशों के ऊपर मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, तो कहेंगे चीन के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था, मध्य एशिया के साथ, बर्मा के साथ, दक्षिण एशिया और कुछ अन्य भी देश थे जिसके साथ इसका मौर्य काल का व्यापारिक संबंध था। ठीक है, और ताम्रलिपि पूर्व तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, ध्यान में रखेंगे। ताम्रलिपि जो है, ताम्रलिपि ये एक्स्ट्रा है, ताम्रलिपि पूर्वी घाट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 8 है, आपसे पूछा गया है, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल प्रश्न संख्या 9 है, आपसे पूछा गया है, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1887 में। 1887 में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। वह हुए थे 1887 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और जब कांग्रेस की बात हुई है तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1887 में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल संख्या 10,
महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है? सर्वोदय की मान्यताएं महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से ग्रहण की है? जल्दी से बताइए। ओके, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन टू दी लास्ट। अन टू दी लास्ट से यह क्या है? एक पुस्तक है अन टू दी लास्ट, और इसी से महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं ये ग्रहण की है या फिर प्राप्त की है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अन टू दी लास्ट पुस्तक से ग्रहण की है। गांधी जी सर्वोदय के द्वारा सबके कल्याण करने पर बल दिया करते थे, क्योंकि सर्वोदय का अर्थ ही होता है सर्वोदय, यानी सबका उदय। यही अर्थ है इसका शब्द का। इस ये जो सर्वोदय शब्द है इसका अर्थ ही है सबका उदय। ठीक है, सर्वोदय शब्द का अर्थ ही होता है सबका उदय से। तो महात्मा गांधी ने इस सर्वोदय जो शब्द है, इस सर्वोदय शब्द से अर्थ लगाया कि सबके उदय की बात की थी, और यह अन टू दी लास्ट पुस्तक से इन्होंने अपने यह विचार अपने लोगों के बीच प्रस्तुत किए थे। ठीक है, और आते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11। आपसे पूछा गया है कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? कानपुर, जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सत्यभक्त यानी ऑप्शन नंबर सी। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो वो थे सत्यभक्त जो शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है शामिल थे, यानी कि गुलाम हुसैन, M.N. रॉय और डांगे, तीनों ध्यान में रखना है। और एक जो थे वह कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि सत्यभक्त की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर में हुई थी, और वो हुई थी 1925 में। ठीक है, 1925 में। ठीक है, सत्यभक्त की अध्यक्षता में। चलिए देखते हैं अगला सवाल सवाल संख्या है 12। आपसे पूछा गया है युगांतर सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपसे पूछा गया सुमेलित कीजिए, यानी कि कहा गया है कि सूचियों को मतलब युगांतर किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे युगांतर संबंधित है बद्रीनाथ घोष से। ठीक है, बद्रीनाथ घोष से युगांतर संबंधित है। और फिर यहाँ पे ये नौजवान सभा की यदि हम बात करते हैं तो नौजवान सभा होगा भगत सिंह से। नौजवान सभा का संबंध था भगत सिंह से, और जब दो मिल ही गए हैं तो एक का तीन यही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जो कि कॉमन नहीं है दो तीन में, तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा युगांतर। युगांतर का संबंध बद्रीनाथ घोष से है। नौजवान सभा का संबंध नौजवान सभा का संबंध भगत सिंह से है, और भारतीय सुधार समिति का संबंध जो है यह है दादा भाई नौरोजी से, और दलित द्वार सभा का संबंध स्वामी श्रद्धानंद से है। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कथन एक, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सूची दिए गए हैं। ठीक है, और इन सूचियों को सुमेलित करना है। कथन है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। और दूसरा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ये है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। और ऑप्शन नंबर सी है सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। और ऑप्शन नंबर डी है इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन किससे सुमेलित है। ठीक है, यानी कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सा ए में होगा, कौन सा बी में होगा और कौन सा सी में होगा। तो सबसे पहले आप ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, इस बात से तो सभी लोग परिचित ही होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे जो भगत सिंह है, भगत सिंह इनकलाब डी का एक
ये देखिए, एक इसमें भी है कॉमन, एक इसमें भी कॉमन है और एक यहाँ पे भी कॉमन है, इसलिए हम नहीं चल सकते हैं। हम अगला ऑप्शन मिलाएंगे कि जैसे कि हम देखते हैं, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। बी में जो दिया गया है, बी में क्या देखें, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह महात्मा गांधी ने कहा था। तो महात्मा गांधी क्या है, बी का दो, बी का दो देखिए, बी का दो, ये भी दोनों में कॉमन है, एक इसमें और फिर इसमें तो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यानी कि अब आप आ सकते हैं आंसर पे, यानी देख लीजिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम इसको मिलान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक दो ऑप्शन भी जानते हैं तो आप आंसर सही से ही कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आप सही से कर सकते हैं, जैसे कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा सी का हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, चारों नारा को हम एक बार ठीक से देख लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, और सी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के में कील साबित होगी। तो ये ए है, और ए का जो आंसर है वो होगा 2, यानी कि ऐसा, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो आंसर होता वो होता बी, ना कि सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि एक मिला था, एक यहाँ वाला एक, ये ऑप्शन एक, और यही फिर उसके बाद फिर हमें मिला था 2। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे होगा आंसर हमारा बी, बी ऑप्शन है, यही राइट आंसर है। मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य में कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था, तो यह कहा था ये ए का 3 है, और 3 में क्या दिया गया है, ए का 3, 3 में है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। और उसके बाद आते हैं, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, बी, तो बी का हम देखते हैं वो 2 है, और 2 में है महात्मा गांधी, जो कि यहाँ पे सही है। और उसके बाद सी में है सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, और ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था सी का 4 है, और 4 में है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। और उसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 14 नंबर, आपसे पूछा गया है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सतत दूसरा सदस्य किसे चुना गया, दूसरा सदस्य किसे चुना गया। ठीक है, दूसरा सदस्य है यहाँ पे, सदस्य, ठीक है, सदस्य किसे चुना गया। ठीक है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सदस्य किसे चुना गया, जल्द से बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सदस्य के रूप में चुना गया था। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 15 नंबर, आपसे पूछा गया लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे, यानी कि यह किस विचारधारा को लोकमान्य तिलक मानते थे, जैसे बताएंगे। उग्रवाद, उग्रवादी थे, क्रांतिकारी या गांधीवादी थे, लोकमान्य तिलक कैसे विचारधारा के थे। ओके, यहाँ पे लोकमान्य तिलक जो थे वह उग्रवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक उग्रवादी विचारधारा के थे। भारत में उग्र विचारधारा के सबसे प्रबल समर्थक की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक सबसे अधिक उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पूछा गया था लोकमान्य तिलक, तो यह लोकमान्य तिलक जो है उग्रवादी विचारधारा के थे। यहाँ से दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले प्रथम भारत के नेता थे। यहाँ से ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। चलते हैं अगले सवाल पे। और
अगला सवाल आपसे पूछा गया है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था क्या? कांग्रेस का विरोध करना, चुनावों का विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, या फिर डी चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। जल्द से बताएंगे 16 नंबर का आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस जिस दल का गठन किया उसका मुख्य जो कार्यक्रम था, उस जिसका गठन किया उसका मुख्य जो थीम था, यानी कि उसका मुख्य जो उद्देश्य था वह था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गांधी जी, यहाँ पे अगर हम बात करें गांधी जी के, चलिए रहने दीजिए गांधी, फिर क्वेश्चन, फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गांधी जी के बारे में अगर हम ले आए टॉपिक, फिर गांधी बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए, गांधी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, इसलिए गांधी को यहाँ नहीं लाना है। गांधी का जब सवाल आएगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 17 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, सामाजिक न्याय विभाग ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। NACO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, केवल राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NAO का मुख्यालय कहाँ है, यानी NACO का मुख्यालय केवल आपसे पूछा है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो NACO का मुख्यालय आप बता दीजिए। चलिए डी, यहाँ पे डी यानी कि नई दिल्ली यहाँ पे सही आंसर है। NACO का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, ठीक है। इतना बड़ा सवाल था, बस इसमें मुख्यालय पूछा गया था, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाकी सवाल कुछ कट कर के आ रहे हैं और आप लोग को भी इससे प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से मैं आखिरी ये 2-3 सवाल नहीं करवा पा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइपिंग जो है कुछ कट गया है, ठीक है, या फिर इसमें जो PDF डाला गया है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं लिया गया है। तो मैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी रिवीजन करवाए हैं या फिर जो दिए हैं, आप उसको पढ़िए, और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।